सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकते जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग सब आज पढ़ेंगे। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या होता है, उसके हर बारीक से बारीक टर्म्स को हम कंसीडर करेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अपने चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको हमारे टेक्निकल अपडेट्स तुरंत और सबसे पहले मिल सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस ये जो टर्म है ये बेसिकली बीम से रिलेट करती है। सिर्फ दिस टर्म इज बेसिकली रिलेट विद द बीम। बेंडिंग स्ट्रेस बीम में जब कोई लोड आता तो उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए जो बीम के अंदर के मटेरियल होते वो जो एनर्जी अप्लाई करते उस लोड के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। तो बीम पे जब लोड लगाते हैं हम लोग, जब कभी हम बीम पे लोड लगाते, जब बीम पे लोड एक्ट होता है तो उससे क्या होता है, बीम बेंड होता है। तो ये बीम बेंड नहीं होना चाहिए, इसीलिए बीम के अंदर जो मटेरियल होते हैं जैसे कि स्टील हो गया और कंक्रीट हो गया, स्टील और कंक्रीट क्या करते हैं, इस बीम को बेंड नहीं होने देते। तो इस बीम के बेंडिंग के अगेंस्ट ये स्टील और कंक्रीट जो स्ट्रेस अप्लाई करते उस स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये आपको पता है कि स्ट्रेस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी। तो इसके बॉडी मतलब कौन सा है, बीम। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम अगेंस्ट द लोडिंग इज कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस। और बीम हमेशा बेंड होता लोड अप्लाई करने के बाद में, इसीलिए उसको बेंडिंग स्ट्रेस कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब बीम के ऊपर लोड लगाते हैं हम लोग तो बीम दो तरीके से बेंड हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है बीम किस टाइप का है। अगर आपका बीम सिंपली सपोर्ट है तो बेंड होगा सैगिंग पैटर्न में, और अगर आपका बीम कैंटिलीवर है तो वो बेंड होगा हॉगिंग पैटर्न में। देखो, अगर इस तरह का आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड तो इसका जो बेंडिंग पैटर्न है वो इस तरीके से आपको दिखने वाला है। सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग पैटर्न जो है वो इस तरीके से आपको दिखने वाला है। और ये बेंडिंग पैटर्न जो रहता है इसको सेंटर में से एक्सिस कट करती, ये जो बेंडिंग पैटर्न निकाला है बॉडी के ऊपर, इसको सेंटर में से एक्सिस कट करती, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। बेसिकली क्या होता है, एक न्यूट्रल प्लेन होता है बीम का, एक न्यूट्रल प्लेन होता है। न्यूट्रल प्लेन मतलब क्या होता है, जिस प्लेन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते, जिस प्लेन के अंदर लेंथ या कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं होगा, उस प्लेन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल प्लेन। और जब वो न्यूट्रल प्लेन किसी सेक्शन के सेंटर में से पास होता है, किसी सेक्शन के सेंटर में से इंटरसेक्ट होता है, तो उस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस। मतलब व्हेन न्यूट्रल प्लेन इंटरसेक्ट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, जब बीम के किसी क्रॉस सेक्शन से न्यूट्रल प्लेन इंटरसेक्ट होता है तो उस एक्सिस को बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कि इस बीम का सपोज इस बीम का सेक्शन रेक्टेंगुलर है, इस बीम का सेक्शन सपोज रेक्टेंगुलर है, ये होगी इसकी विड्थ, ये होगी इसकी डेप्थ। तो इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को सेंटर में से जो एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस। और ये न्यूट्रल एक्सिस क्या करती है, ये न्यूट्रल एक्सिस इस बीम के दो पोर्शन तय करती है, टॉप पोर्शन तय करती है और बॉटम पोर्शन तय करती है। जो टॉप पोर्शन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन, और जो बॉटम पोर्शन है उसे बोलते हैं हम लोग टेंशन। अगर वो बीम आपका सिंपली सपोर्ट है तो सिंपली सपोर्ट बीम के अंदर सैगिंग पैटर्न फॉर्म होता है। तो सैगिंग पैटर्न के अंदर न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन, और जो पोर्शन बिलो होता है उसे बोलते हैं हम लोग टेंशन। वैसे अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम का जो बेंडिंग पैटर्न है वो इस तरह से हॉगिंग फॉर्म होगा। इसमें इसका न्यूट्रल एक्सिस भी इस तरह से दिखेंगे आप लोगों को। तो इसमें जो जोन है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, इसमें ऊपर कंप्रेशन था नीचे टेंशन था, इसमें ऊपर टेंशन चला जाएगा और ऊपर कंप्रेशन नीचे कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो रेनफोर्समेंट का प्लेसमेंट सिंपली सपोर्ट बीम में होता है उसका अपोजिट रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट कैंटिलीवर में होता है। सिंपली सपोर्ट में रेनफोर्समेंट बॉटम जोन में होता है, तो अदरवाइज कैंटिलीवर में रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट टॉप जोन में होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सैगिंग पैटर्न के अंदर टेंशन बॉटम जोन में रहता, कंप्रेशन टॉप जोन में रहता, और हॉगिंग पैटर्न के अंदर टेंशन बॉटम टॉप जोन में रहता और कंप्रेशन बॉटम जोन में रहता। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय प्योर बेंडिंग, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग कभी-कभी सिंपल बेंडिंग। प्योर बेंडिंग किसे कहा जाता है या फिर सिंपल बेंडिंग किसे कहा जाता है। देखो, तो प्योर बेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्योर बेंडिंग, या इसको अभी बोलते हैं अपन बीम स्टिफनेस। प्योर बेंडिंग क्या शो करती
कि बीम अपना कितना ज्यादा स्टिफ है, कितना ज्यादा रिजिड है। प्योर बेंडिंग क्या शो करता है, प्योर बेंडिंग बीम का स्टिफनेस भी शो करता है, ठीक है। तो प्योर बेंडिंग किसे कहा जाता है, तो जब कभी हमारे बीम के सेक्शन में सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही फॉर्म होता, शियर फोर्स हमेशा जीरो रहता, उस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग कि ये जो सेक्शन है ये प्योर बेंडिंग के फॉर्म में है, मतलब वहां जो बेंडिंग होने वाला है उसको बोला जाता है प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग के लिए क्या कंडीशन, क्या क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी ओनली बेंडिंग मोमेंट एंड नो शियर फोर्स, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही फॉर्म होना चाहिए और शियर फोर्स हमेशा जीरो रहना चाहिए, तभी उस बेंडिंग को अपन प्योर बेंडिंग बोल सकते हैं। देखो कैसे बोलेंगे हम, फॉर एग्जांपल आप लोगों को बीम दिखाता है, देखो अगर इस तरह से आपका बीम है, इसके ऊपर पूरे बीम के ऊपर क्या आ रहा है, यूडियल एक्ट हो रहा और ये इसका स्पैन है, तो इस बीम का अगर हम एसएफडी निकाल दे दोस्तों, तो इसका एसएफडी आप इजीली निकाल पाओगे। अब तो इसका एसएफडी इस तरह से मिलता है आप लोगों को, एक सेंटर पॉइंट रहता, इस पे हमेशा शियर फोर्स क्या आता है, जीरो आता है। और अगर इसी, ये इसका एसएफडी है सपोज, इसी का अपन ने अगर बीएमडी निकाला तो बीएमडी इस तरह से दिखता है, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो आया था उसी पॉइंट पे वही जो पॉइंट है वो बीएमडी का पीक पॉइंट रहता है। जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो आया था वही पॉइंट जो होता है ना वो बीएमडी का पीक पॉइंट होता है। मतलब ये जो बेंडिंग मोमेंट का आंसर है ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आंसर है जो अपने को मिलता है WL²/8। तो ये जो सेक्शन अभी निकाला मैंने, ये जो बेंडिंग हो रही है इसके अंदर, इसमें जो बेंडिंग होने वाला है उसको बोल सकते हो प्योर बेंडिंग, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो है और उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो एकदम पीक है, जो बीएमडी एकदम पीक पॉइंट पे उसी पॉइंट पे है, तो वहां जो आंसर है बेंडिंग मोमेंट का वो मैक्सिमम है। तो इस तरह के सेक्शन को हम प्योर बेंडिंग बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने का है कि प्योर बेंडिंग कब मिलेंगे आपको, व्हेन देयर इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड नो शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट क्या चाहिए, मैक्सिमम और शियर फोर्स जीरो चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा प्योर बेंडिंग का, प्योर बेंडिंग एक और कंडीशन मिल सकता है आपको। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ यही कंडीशन बता दे कि बाहर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए और शियर फोर्स जीरो होना चाहिए। एक और कंडीशन बताता हूं मैं आपको, जो आपको कोई भी किताब में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा या बहुत से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं कि सपोज ये एक बीम निकाला मैंने, इसके ऊपर मैंने दो लोड सेम रखा W1 W1 सपोज, ठीक है, दोनों में लोड का वैल्यू कैसा है, सेम है। और अगर इसका एसएफडी निकाल रहा हूं मैं, इन केस जितना अपना आ रहा है, सपोज जितना अपना आरए आ रहा, मतलब आरए का आंसर और W1 का आंसर सपोज सेम है, इन केस ऐसा आपको मिल रहा है, ऐसा आपको मिल रहा है कि आरए का आंसर और W1 का आंसर क्या आया, सेम ही आया। तो अगर ये आरए और W1 सेम आ रहा है तो इसका एसएफडी किस तरह से आएगा दोस्तों, पहले आरए ऊपर चढ़ेगा, फिर ये कांस्टेंट है, W1 नीचे आया। मैंने पहले बताया आरए और W1 अगर सेम आ रहा तो एसएफडी कैसे बनेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। इसमें अगर ये रिएक्शन और ये कंपोनेंट लोड का अगर सेम होगा तो डायग्राम इस तरह से बनेगा, तो आप बोल सकता है कि ये प्योर बेंडिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये W1 नीचे आया, यहां से अंदर कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, W2 वापस इतना लोड नीचे आया, उसके बाद में ये कांस्टेंट है, R भी ऊपर गया। होता है कभी-कभी ऐसा कि दोनों लोड सेम है, तो अगर ये 40 है 40 है 80 हो रहा है तो आरए भी कितना आएगा, 40 40 आने वाला है। तो ऐसे प्रॉब्लम बनते हैं इसमें दो लोड सेम है, अगर लोडिंग सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो रिएक्शन भी सेम आने वाला है, तो उसका एसएफडी इस तरह से बनने वाला है, उसका एसएफडी इस तरह से बनने वाला है। अब अगर मैं इसका बीएमडी निकालने की कोशिश करूं तो इसका बीएमडी इस तरह से आएगा। अब ये दोनों के लोड सेम है, दोनों पे रिएक्शन सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट पे सी और डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट सेम आने वाला है। यहाँ पे मोमेंट का आंसर निकाला, यहाँ पे भी उतने आए, इसलिए सी और डी पे मोमेंट का आंसर सेम है दोस्तों, इसलिए यहाँ स्ट्रेट लाइन निकाला मैंने, वापस इसको जीरो से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से कंडीशन कैसी बन गई, ये पूरे जोन में शियर फोर्स कैसा है, जीरो है, और ये पूरे जोन में बेंडिंग मोमेंट कैसा है, कांस्टेंट है। तो दूसरी कंडीशन क्या बनती, व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड शियर फोर्स इज जीरो, शियर फोर्स इज जीरो। ये भी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बेंडिंग मोमेंट किसी जोन में कांस्टेंट होता है और उस जोन में अगर शियर फोर्स परफेक्ट शियर फोर्स जीरो है, शियर फोर्स कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा, तो भी आप बोल सकते हैं कि दिस सेक्शन इज अंडर प्योर बेंडिंग, दिस सेक्शन इज अंडर प्योर बेंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोनों कांसेप्ट समझ में आए, जब किसी पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो है और वहां बेंडिंग मोमेंट का आंसर सबसे मैक्सिमम है तो भी प्योर बेंडिंग है, और अगर किसी जोन में शियर फोर्स जीरो है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो भी वो प्योर बेंडिंग कहलाता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ध्यान में रखो। अब देखेंगे अपन फ्लेक्चरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फ्लेक्चरल फार्मूला क्या होता है देखेंगे हम सब, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अच्छे ध्यान में रखो, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम क्रैक कर लो, कोई भी एग्जाम देख लो आप लोग,
आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। वहां मैंने आज गुप्ता एंड गुप्ता का पीडीएफ फाइल, पीडीएफ बुक जो है गुप्ता एंड गुप्ता का, वो अपलोड किया है। और बाकी जो सब सब्जेक्ट के नोट्स है, हैंड नोट्स, वो भी अपलोड किए हैं। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जरूर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको सारे टेक्निकल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल सके और आप उसको रेफर कर सको, ठीक है। अब देखेंगे फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्सुरल फार्मूला और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल फार्मूला और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये दो टर्म लिखेंगे अभी अपन। दोनों बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और दोनों के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या होता है, m by i is equal to sigma by y is equal to e by r, ये होता है फ्लेक्सुरल फार्मूला। इसका डेरिवेशन आपको पूछने वाला नहीं है कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हाँ, कोई आप डिस्कस टू कन्वेंशन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो वहां इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन इसका कांसेप्ट समझेंगे और हर टर्म का मीनिंग समझेंगे और इसके एक एक टर्म से हम क्या मिल सकता, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो के साथ बने रहो, बिल्कुल स्किप मत करो। तो इसमें m का मीनिंग क्या है, m का मीनिंग है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, i का मीनिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, y मतलब आपका जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस का एक्सट्रीम फाइबर तक वो डिस्टेंस हो गया। मतलब इस तरह से अगर आपका सेक्शन है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है और ये आपका एक्सट्रीम फाइबर है, तो इसको बोलते हैं अपन y, ठीक है। e मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, r को बोलते हैं इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दो, यहां से अपन क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो अगर मैं इन दो इक्वेशन को निकालता हूं r, इन दो इक्वेशन में कंसीडर करता हूं मैं m by i is equal to e by r, और अगर मैं e को दे दूं इधर तो क्या होता है m upon ei is equal to 1 upon r, e को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है m by ei is equal to 1 upon r। ये जो 1 upon r है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन कर्वेचर, 1 upon r को बोलते हैं अपन कर्वेचर, और इसका एक सिंबल रहता कापा, इसको कापा सिंबल बोलते हैं, इस तरह सिंबल बोलते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कापा। m upon ei is equal to कापा। तो यहां से क्या मिल रहा है कि m upon ei को क्या बोलते हैं अपन, कर्वेचर बोलते हैं। कभी आपको पूछ लिया किसी ने व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूछ लिया, या फिर मोमेंट, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड कर्वेचर, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं m upon ei is equal to कापा, कापा मतलब कर्वेचर, ठीक है। यहां से आपको समझ में आता, कापा को क्या बोला मैंने, कापा को बोला मैंने 1 upon r, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है और कापा मतलब सिर्फ कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर मतलब वो एंगल हो गया, कर्वेचर मतलब वो डिग्री हो गया, और r मतलब रेडियस हो गया, तो दोनों में अलग डिफरेंस है, दोनों का अलग, एक मत समझो, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब जितना अपना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगा उतना ये आंसर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे ऊपर और अपने को रिलेशन मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने m upon ei को क्या बोला मैंने, कापा बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी कर्वेचर बोला। तो जितना आपका ei बढ़ेगा, अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा, बरोबर। अगर आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, 10 upon 2 करो तो आंसर 5 होता, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 upon 5 करो तो आंसर 2 आएगा। मतलब जितना आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जितना आपका ei बढ़ेगा, उतना कापा क्या आएगा, कम आएगा, उतना कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। क्या क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे, जितना अपना ei का मीनिंग क्या होता, ei का मीनिंग होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ei को क्या बोलते हैं अपन, ei को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ei को बोला जाता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जितना अपना फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बढ़ता है उतना अपना कर्वेचर क्या होता है, कम होता है। और अगर आपका कर्वेचर कम हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ जो हो रही है वो भी बढ़ रही है। मतलब इससे क्या और ध्यान में आता कि अगर अपना ei बढ़ रहा है तो अपने जो बेंडिंग की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ इन बेंडिंग इंक्रीज, स्ट्रेंथ इन बेंडिंग इंक्रीज। अगर कर्वेचर कम आता तो स्ट्रेंथ बढ़ती, और अगर कर्वेचर बहुत ज्यादा आ रहा, बहुत ज्यादा डिग्री कर्वेचर फॉर्म हो रहा, बहुत बड़ा कर्व फॉर्म हो रहा, तो क्या होता, स्ट्रेंथ भी कम होती और साथ साथ डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। तो अगर आपका ei कम होगा, ei अगर कम होगा तो क्या होगा, कर्वेचर बढ़ेगा, कर्वेचर बढ़ेगा मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये कर्व सब फ्लैट वाइड होते जाएगा, जितना ज्यादा आपका कर्व बड़ा होगा उतना क्या होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा। मतलब अगर ei घटता है तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन फॉर्म होता है, डिफ्लेक्शन इन बीम, डिफ्लेक्शन इन बीम फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, अगर आपकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बढ़ रही है तो क्या होता है, बीम की स्ट्रेंथ बढ़ती, अगर आपकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम हो रही है तो क्या होता है, स्ट्रेंथ तो कम होती है लेकिन डिफ्लेक्शन फॉर्म होने लगता है, बीम के अंदर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन फॉर्म होता है। क्योंकि अगर अपना ei बढ़ता तो कापा कम होता, कर्वेचर कम होता, लेकिन अगर ei घटता है तो कर्वेचर बढ़ता है, कर्वेचर बढ़ रहा है मतलब क्या, डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट ध्यान में रखो, यहाँ से तुम क्या क्या पॉइंट्स पता चले, यहाँ से तुमको पता चलता है कि रिलेशन बिटवीन कर्वेचर m और ei का रिलेशन क्या है। उसके बाद में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का कैसे फर्क पड़ता है बीम के ऊपर, अगर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बढ़ता है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और अगर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम होता है तो स्ट्रेंथ तो कम होती है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्शन बढ़ता है।
जितना आपका रिजिडिटी कम होगा उतना कर्वेचर बढ़ेगा, कर्वेचर बढ़ेगा मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिक्सड फॉर्मूला को समझ लो अच्छी से, इसके जो पॉइंट होता है वो ध्यान में रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन मॉडुलस। ये जो इक्वेशन बताया मैंने m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y, इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को सिग्मा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, m इंटू वाई अपॉन आई। अगर मुझे सिग्मा निकालना क्या करना पड़ेगा, m इंटू वाई अपॉन आई। अगर मैं इस y को नीचे लेके आऊं तो क्या होगा, i अपॉन y हो जाएगा, और इस i अपॉन y जो टर्म है इसको बोलते हैं अपन z, और z का मीनिंग होता है सेक्शन मॉडुलस। z का मीनिंग क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। सिग्मा का मीनिंग क्या आ गया, फिर सिग्मा का फार्मूला क्या आ गया, m अपॉन z। z का मीनिंग क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, और उसका फार्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस अप टू द एक्सट्रीम फाइबर। अब यहां से आपको कौन से पॉइंट ध्यान में रखने का है, z का मीनिंग क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। अब जितना आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़ेगा उतना आपका मोमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो इससे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखने का है कि जितना आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़ेगा उतनी ही आपकी बीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना आपका बीम स्ट्रांगर हो जाएगा। तो आपको कभी भी डिजाइन करते वक्त उस पॉइंट पे फोकस करना है जो पॉइंट आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़ा सकता है। जितना आपका z बढ़ेगा उतना आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बीम की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, बीम स्ट्रांगर होगा। z बढ़ रहा तो बीम क्या होता है, बीम स्ट्रांगर होता है, बीम मोर स्ट्रांगर, मोर ड्यूरेबल। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखो, सेक्शन मॉडुलस अगर इंक्रीज होता है तो बीम की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बीम स्ट्रांग होता है, बीम ड्यूरेबल होता है। तो आपको कभी भी डिजाइन करते वक्त उसी पॉइंट पे फोकस करने का है जिस पॉइंट से आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़ सकता है। आपको आपका सेक्शन को इस तरह से प्लेस करने का है, आपको आपके सेक्शन को इस तरह से पोजीशन में आने का है ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, ताकि आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़े और फिर स्ट्रेंथ भी बढ़े। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने का है कि सेक्शन मॉडुलस विल बी more, the strength will be more, section modulus will be more, beam will be more stronger, more durable। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अपन सेक्शन मॉडुलस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कौन से सेक्शन में अपन सेक्शन मॉडुलस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में लो आप, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता, इसलिए क्वेश्चन आ सकता, सेक्शन मॉडुलस बढ़ता है तो स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, सेक्शन मॉडुलस बढ़ता है तो बीम क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पास में कोई स्क्वायर सेक्शन है, अगर अपने पास में कोई स्क्वायर सेक्शन इस तरह से, इसके डायगोनल्स क्या है, इसके डायगोनल्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, और अगर आपको इस तरह के स्क्वायर सेक्शन के बीम का, आपका जो बीम है उसका सेक्शन अगर स्क्वायर है और वो स्क्वायर इस तरह से है, इसके जिसमें डायगोनल्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, और अगर आपको इसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, तो क्या करना पड़ेगा आपको जो टॉप और बॉटम के जो कॉर्नर्स है, जो टॉप का जो कॉर्नर है और जो बॉटम का जो कॉर्नर है, उसे क्या करना है, उसे b/9 से क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अगर आप इसके टॉप और बॉटम कॉर्नर्स को b/9 से कट कर दो तो क्या होता है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि द स्क्वायर हैविंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायगोनल्स, उसका आप स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसका आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो बाय कटिंग द टॉप एंड बॉटम कॉर्नर्स अप टू b/9। आप उसके टॉप और बॉटम कॉर्नर्स को b/9 तक कट करो तो उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्या होगा इसमें, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज बाय कटिंग द top and bottom edges up to b/9 अमाउंट। इस अमाउंट तक आपको कट करने का है। b मतलब इसका साइड रहेगा, b मतलब क्या है, ये स्क्वायर का साइड है, सब साइड सेम रहते हैं, तो b/9 अमाउंट तक के अगर अपन उस टॉप और बॉटम एजेस को कट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इस तरह के स्क्वायर में अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो क्या करने का है, इसके टॉप और बॉटम एजेस को b/9 अमाउंट तक कट करने का है। अगर ऐसा ही आपको सर्कुलर सेक्शन में करने का है, ऐसे अगर आपका सेक्शन सर्कुलर है और सर्कुलर सेक्शन में अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ अगर आपको इंक्रीज करने की है तो क्या करना है आपको जो टॉप और बॉटम एजेस है, सर्कल की जो टॉप और बॉटम एजेस है, उसको आपको 0.011 डी तक कट करने का है, उसको आपको 0.011 डी तक कट करने का है। अगर आपको सर्कुलर सेक्शन का अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का है, तो क्योंकि मैंने पहले बताया आपको अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो आपको कोई भी हालत में सेक्शन मॉडुलस को बढ़ाना है। अब अगर मैं पूरे का सेक्शन मॉडुलस लूंगा तो कम आएगा, अगर मैं इतने का सेक्शन मॉडुलस लूंगा ज्यादा आएगा। जितना आपका सेक्शन कॉम्पैक्ट होगा
उतना ही चांस है सेक्शन मॉड्यूलस बढ़ेगा। सेक्शन मॉड्यूलस बढ़ेगा तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगर आपको सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉड्यूलस बढ़ाना है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती, और अगर सेक्शन मॉड्यूलस को बढ़ाना है तो क्या करना है आपको, टॉप और बॉटम एजेस को आपको 0.011 डी से कट करना है। सर्कुलर सेक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उसके टॉप और बॉटम एजेस को कितने अमाउंट से डिडक्ट करना पड़ता, कितने अमाउंट से कट करना पड़ता, 0.011 डी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, डब्ल्यूआरडी रहो, पीडब्ल्यूडी रहो, डब्ल्यूसीटी रहो, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया। बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम आपको पता होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से निकालते हैं हम लोग। बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरह से निकालते हैं। जो बहुत बारीक बारीक पॉइंट है दोस्तों वो आपको पता होते हैं, तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन मुद्दे थे वो अपन ने सब पढ़ लिया आज। प्योर बेंडिंग के कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्लेक्सुरल फार्मूला के ईआई का कांसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईआई बनने से क्या क्या हो सकता, कर्वेचर आपको पता नहीं होगा, कापा उसका सिंबल पता नहीं होगा, तो वो आपको नया सीखने मिल गया है। ये आपको पता नहीं होगा कि अपन इस तरह के सेक्शन में कोई भी स्ट्रेंथ, बीम की स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो बेंडिंग, जब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर ही रहेगा। इसका सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें अपन इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में अपन शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। ठीक है, थैंक यू।